तो उत्तर प्रदेश के संभल का नाम काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है, पर मुद्दा उस वक्त कुछ और था। बात था मंदिर चोरी की। मामला शाही मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का था, पर वो मुद्दा पीछे छूट गया है। आगे है तो बिजली चोरी का मुद्दा। प्रशासन की नजर में मुद्दा इतना बड़ा है कि आज सुबह सुबह सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान वाली गली में बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस तो छोड़िए, इसमें पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शामिल थे। सुरक्षा के इस इंतजाम का अगुवा था बिजली विभाग। बिजली विभाग ने 2 दिन पहले सांसद के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया और आज मीटर को चेक करने के बाद उन पर बिजली चोरी का दावा किया और फिर उनका कनेक्शन काट दिया। हालांकि इस आरोप को सांसद के परिवार ने सिरे से नकार दिया। परिवार का कहना है कि हमारे घर में बिजली की जरूरत छत पर लगे सोलर पैनल ही पूरी कर देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि बिजली बिल जीरो करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर जैसी योजना चलाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन बिजली विभाग के गले ये बात नहीं उतर रही है। उनका क्या दावा है? उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सांसद के घर का बिजली बिल जीरो आए, जबकि सांसद परिवार का कहना है कि घर में गिने चुने लोग रहते हैं, ऐसे में खपत ही कम है। आरोपों और सफाई के बीच अब सांसद साहब पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है और उनके पिता पर भी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एक दूसरी एफआईआर लगाई गई है, जिसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह है शुद्ध सियासत। बेखबर धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है। प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। संभल के इस मंजर की वजह मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, वजह बिजली चोरी का आरोप है। चौंकिए मत, सच यही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की टोली संभल की उस गली में मौजूद थी जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। बिजली चोरी के आरोप में सुरक्षा का ऐसा ताना बाना आपने शायद ही देखा होगा, जैसा आज संभल में देखा। सर, ये किस तरह से आप लोग मार्च कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि शांति व्यवस्था नहीं, प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग है वो पुलिस द्वारा की जाती है और आज भी उसी को मद्देनजर है वो फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। एरिया में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस इस तरह का ऐसा था नहीं। फिर भी आप लोग को इतनी तैनाती के साथ वहाँ पर तैयारी के साथ जाना पड़ा, क्या थ्रेट था? जैसा कि बताया गया अभी आपको कि अभी भी विद्युत विभाग द्वारा बताया गया है, उन्हें धमकी दी गई। इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर इस तरह घटनाएं होती रही हैं और आज इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मामला इतना भर नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो बिजली चोरी के आरोप का है, जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगा है। जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है जीरो आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया। उसमें अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। बिजली विभाग के साहिबान के मुताबिक जांच में चोरी की बात साबित हो चुकी है। ऐसे में सांसद साहब का न सिर्फ बिजली कनेक्शन काट दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 16.48 किलोवाट का लोड है, तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराएं। आपके सामने जांच में शामिल बिजली विभाग के अधिकारियों की वो शिकायत है जिसमें एमपी जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस को चट शिकायत मिली और फट एफआईआर दर्ज हो गई। ये रही उस शिकायत की कॉपी।
जिसमें आरोपी संभल के सांसद हैं और शिकायतकर्ता बिजली विभाग के एसडीओ। लेकिन सांसद के पिता इस आरोप को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर माहौल खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। एक मरतबा पहले भी सब देख गए थे, आज पता ना क्या मामला है। जैसे कि सर्वे वो जामा मस्जिद को हुआ था, दूसरी मरतबा सर्वे, तो इनका मंशा यह था कि कोई हंगामा हो जाए। हाँ, ये चाहते हैं कि कोई हंगामा यहाँ भी हो जाए। बिजली विभाग ज़्यादा से तो ज़्यादा करप्टेड कोई है ही नहीं। सब कारखानों से और ये जो मिल है वगैरह इनसे, और ये सब जितने ये मालदार लोग हैं सबसे इनके पैसे बंधे हुए हैं, और बगैर पैसों के ये काम करते नहीं, यही चोरी कराते हैं। सांसद के पिता बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो बिजली विभाग वाले इन पर डराने, धमकाने और सबक सिखाने के इल्जाम लगा रहे हैं। अब रविंदर ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। धमकी की शिकायत पुलिस को मिली तो इस पर सांसद के पिता पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनको उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरीके की कई बातें बोली गई और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS, 352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस तरह से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला शुरू हुआ था संभल में मंदिर मस्जिद विवाद से, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इस बीच शहर में बिजली चोरी का मुद्दा गर्म हुआ। विभाग ने कार्रवाई की। मस्जिद मदरसों में बिजली चोरी की बात पता चली, जो अब सांसद के घर तक पहुंच गई है। संभल से अभिजीत ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सांसद जी के घर बिजली चोरी का विवाद शुरू हुआ कैसे, इसे समझने के लिए आपको बिजली विभाग की तरफ से पेश ये हिसाब देखना होगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली के 2 कनेक्शन हैं, एक खुद उनके नाम पर और दूसरा उनके दिवंगत दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम। पहले आप जियाउर रहमान के नाम वाले बिल की ये कॉपी देखिए। इसमें जुलाई से नवंबर तक अगर आप गौर करेंगे तो मीटर की रीडिंग 0 है, यानी कि करीब करीब 6 महीने में रीडिंग आई है 0। अब शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर जो बिल है उसकी भी कॉपी देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक अगर मीटर रीडिंग आप देखेंगे इस बिल के अंदर तो ये भी 0 है, यानी कि वहां 6 महीने का बिल पूरा 0 आ रहा है। यानी कि 2-2 किलोवाट के दोनों बिजली मीटर में 12 महीने की रीडिंग है 0। बिजली विभाग के मुताबिक यही बात उन्हें खटकी और जांच शुरू की गई, जिसमें बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। लेकिन बर्क और उनके परिवार का कहना है कि क्योंकि उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगे हैं, ऐसे में बिजली की जरूरत उसी से पूरी हो जाती है। पर क्या सच में सोलर पैनल से ही सारा बिल 0 आ गया? क्या ये पैनल सालों पहले लगाए गए और इनसे ही पूरे परिवार की बिजली की जरूरत पूरी हो जाती थी? देखिए कि संभल के इस घर में हमने क्या पाया। देश में इन दिनों पीएम सूर्य घर योजना की चर्चा हर गली और नुक्कड़ पर है। बिजली बचाने और सौर ऊर्जा से कमाने का ये नुस्खा नायाब है, जिस पर संभल के बर्क परिवार की माने तो वो पिछले कई सालों से इसे आजमाकर
बिजली बचा रहे हैं। बर्क परिवार के वकील का दावा है कि घर की छत पर लगे सोलर पैनल और जनरेटर से ही बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। मीटर तो बस नाम के लिए लगा रखा है। यहाँ पर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट पहले से ही इंस्टॉल्ड है। उसके बाद 5 किलोवाट का यहाँ पर क्या कहते हैं वो हमारा जनरेटर भी रखा हुआ है, और सिर्फ 2 कमरे हैं जो ऊपर इस्तेमाल होते हैं घर पर, और 2 कमरे जब होते हैं जब एमपी साहब यहाँ दिल्ली में बाहर रहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 पंखों का इस्तेमाल होता है और वो सोलर प्लांट से कवर हो जाता है। तो अब उसमें जो मीटर लगाए हैं, हमने खुद ही लगवाए हैं मीटर, तो उसका हम कंटिन्यूअस बिल दे रहे हैं। संभल सांसद के वकील ने हमारी टीम को सौर ऊर्जा वाला वो पूरा इंतजाम भी दिखाया, जिसके जरिए सरकारी बिजली सप्लाई पर उनकी निर्भरता ना के बराबर है। और यहाँ पर ये सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, और जो इनके वकील भी जैसा कि हमें बता रहे थे कि इन सोलर पैनल से ही जो बिजली की खपत है उसकी पूर्ति हो जाती है, और यही वजह है कि मीटर की रीडिंग 0 आई। ये कब से लगा हुआ है? ये सदा से ही लगा हुआ है, लगभग कई साल से लगा हुआ है ये जी। जैसे मुझे जानकारी है लगभग 8-10 साल से ये लगा हुआ है। इसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती होगी तो, लेकिन ये 8-10 साल से लगा हुआ है। और एक बात ये और ये है कि इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर सांसद साहब ही है अकेले, एक ये और एक इनकी मिसेज। अच्छा। और इनकी मदर बीमार होने के नाते अपनी बेटी के साथ अक्सर मुरादाबाद रहती हैं, तो 2 लोगों की फैमिली है, और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो सिर्फ यहाँ 1-2 लोग काम करने वाले रहते हैं और कोई घर पर रहता भी नहीं। लेकिन बिजली विभाग वालों को इस कहानी पर भरोसा नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ दिखावा भर है। हाँ, तकनीक वो गलत है। वो सोलर पैनल वहाँ पे छत पर रखे हुए थे, और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो जैसे प्रयोग में नहीं। फिर सच क्या है? तो बिजली विभाग के मुताबिक सोलर प्लेट्स को फाउंडेशन के साथ स्टैंड लगाकर इंस्टॉल किया जाता है, जबकि सांसद के मकान की छत पर जो सोलर प्लेट्स लगे हैं वो सीधे जमीन पर बिछाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आनन फानन में इंतजाम किया गया, जबकि सांसद के वकील के मुताबिक सोलर सिस्टम को 8 से 10 साल पहले लगाया गया था। ऐसे में सरकारी अधिकारी सच बोल रहे हैं या फिर सांसद के वकील? बिना जांचे परखे नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो संभल 19 नवंबर से ही सुर्खियों में रहा है। मुद्दा मंदिर मस्जिद विवाद से शुरू हुआ। शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया। हिंदू पक्ष की अपील पर लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दे दिया, लेकिन सर्वे के दूसरे दिन जब हिंसा शुरू हुई तो ही संभल का नाम फिर अखबार की सुर्खियों में छा गया, क्योंकि इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हुई थी। हिंसा भड़काने के आरोपियों में यही सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया है, तो फिर निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तो प्रशासन ने बिजली चोरी पर कार्रवाई शुरू की, और इस दौरान मुस्लिम बस्ती में अतिक्रमण की जद में आए एक-एक करके अब 2 मंदिर भी मिल गए हैं। अभी अभी खग्गू सराय इलाके में मिले प्राचीन मंदिर से जुड़ी सबसे नई खबर आई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस मंदिर की पैमाइश की है, पूरे इलाके और मंदिर को नाप लिया है। अब इस मंदिर की जांच परख के लिए ASI को भी जाना है, लेकिन मंदिर मस्जिद का विवाद अब बिजली चोरी तक जा चुका है, और आरोपों के कटघरे में एक बार फिर से वही सांसद है, यानी कि जियाउर रहमान बर्क। तो लाख टके का सवाल यही रहेगा, क्या सचमुच सांसद के घर बिजली चोरी हुई, या फिर सोलर पैनल से उन्होंने सारी जो बिजली की जरूरत थी उसकी आपूर्ति कर गई, और सिर्फ उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है, और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है।
तो इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक बिजली चोरी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो भी सही है कि एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कटिया डालकर बिजली चोरी का खेल बहुत पुराना है। और अगर कोई सांसद ऐसा करे और फिर सोलर पैनल का हवाला देकर कवर अप करने की कोशिश करे तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से संभल में पहले विवाद शुरू हुआ मंदिर और मस्जिद को लेकर, और अब पूरा मामला बिजली चोरी के आरोपों का बन गया है और उसमें वही सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम आता है, उसकी टाइमिंग से लोगों के दिमाग में शक तो पैदा होना ये माना जा सकता है। क्योंकि भले ही जियाउर रहमान बर्क के नाम वाले मीटर में पिछले 5 महीने से रीडिंग 0 आ रही हो, शफीकुर रहमान बर्क के नाम वाले मीटर की अगर बात करें तो वहां तो दिसंबर 2023 से जून 2024 तक रीडिंग 0 रही थी, यानी कि अब लगभग 1 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इस वक्त में बिजली विभाग क्या कर रहा था, वो अब क्यों जागे हैं? 1 साल में उन्हें बिजली चोरी का एहसास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल लाजमी है कि क्या बिजली चोरी पर एक्शन के बहाने मैसेज कुछ और तो नहीं दिया जा रहा? और परवाह देश की के दूसरे हिस्से में आप देखिए चीनी विस्तारवाद पर खुलासा, कैलाश पर करार क्या सिर्फ एक दिखावा है? एक तरफ चीन और भारत के बीच रिश्ते मजबूत करने की कोशिश हुई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के चीन दौरे के बाद चीन और भारत के बीच 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करने का फैसला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी चीन के खतरनाक एटमी षड्यंत्र का खुलासा किया है, यानी कि कैलाश समझौते के बाद भी चीन पर भरोसा करना भारत को भारी पड़ सकता है। आज आपको कैलाश पर करार और चीनी विस्तारवाद पर खुलासे की हम 2 रिपोर्ट दिखाएंगे। पहली रिपोर्ट में देखिए कि कैसे 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर पर बात आखिर बन गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये खुशखबरी है। पहले कोरोना और फिर डोकलाम में बड़े तनाव के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया था। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हो गया है। पूरे 5 साल बाद बीजिंग में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई और दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर तक बिना किसी बाधा के यात्रा करने पर सहमति बन गई। भारत की ओर से इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तो चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। इस अहम बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए कुल 6 मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें से एक ये कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इससे ये आशा की जा सकती है कि बीजिंग में जो कल मीटिंग हुई है उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और दोनों देशों के बीच में संबंध जो 2019 या और पहले थे वो सुधरेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कहना होगा कि दोनों देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा बनी है वो उसका अंत इससे नहीं सोचा जा सकता।
कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है। वहीं कैलाश पर्वत से करीब 30 किलोमीटर दूर तिब्बत के ऊंचे पठार पर मौजूद मानसरोवर झील की ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है। मानसरोवर झील दुनिया में सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है और यह करीब 90 किलोमीटर में फैली है। भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता लिपुलेख दर्रा मार्ग है। यह रास्ता उत्तराखंड से तिब्बत की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता नाथाला दर्रा मार्ग है, जिसमें सिक्किम से तिब्बत जाना होता है। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की दूरी 65 किलोमीटर है, जबकि सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर तक की दूरी 802 किलोमीटर की है। लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर तक जाने में 24 दिन का वक्त लगता है, जबकि सिक्किम से नाथुला दर्रे से होकर जाने वाले यात्री 21 दिन में अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर लेते थे। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 में शुरू हुई थी। यात्रा के पहले जत्थे में सुब्रमण्यम स्वामी और हरीश रावत गए थे। मई 2020 में डोकलाम विवाद के बाद इन दोनों ही रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी, जिसे अब फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। हालांकि चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो मंजूरी दी है, उसमें कुछ शर्तें हैं। चीन की सरकार यात्रा के लिए नियम बनाएगी, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि भारत से कैलाश मानसरोवर तक जाने के दोनों रास्ते बंद हो जाने के बाद तीर्थयात्री किसी भी तरह कैलाश मानसरोवर जा ही नहीं पाते थे। कैलाश मानसरोवर जाने का एक तीसरा रास्ता भी है, जो नेपाल होकर जाता है। लेकिन भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनियों को $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए चीन सरकार के पास एडवांस में जमा करने होते हैं। इसके बाद भी पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50,000 यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं। चीन ने नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले भारतीयों के लिए नियम इतना ज्यादा कड़े कर दिए कि भारतीयों के लिए नेपाल से होकर भी कैलाश मानसरोवर जाना मुश्किल हो गया है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत पर्यटन ब्यूरो ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पैकेज की कीमत एक व्यक्ति के लिए 1800 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3,000 अमेरिकी डॉलर यानी 2.5 लाख रुपए कर दी है। इतना ही नहीं, नेपाल में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को खुद मौजूद रहना जरूरी होता है। उनके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। इसके बाद भी चीन की सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर किसी यात्री की चीन या तिब्बत की सीमा में मौत हो जाती है, तो उसका पार्थिव शरीर लाने के लिए भी सरकार बाध्य नहीं होती। इस यात्रा से पहले सभी को एक सहमति पत्र पर दस्तखत करने होते हैं कि अगर यात्रा के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो उनका अंतिम संस्कार चीन में ही किया जा सकता है। लेकिन अब भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद चीन की इन कड़ी शर्तों में कुछ नरमी आने की उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म की धार्मिक आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और मानसरोवर झील को ब्रह्मा जी ने बनाया और यहाँ तपस्या भी की। जैन धर्म में मान्यता है कि भगवान ऋषभ देव को यही निर्वाण मिला था। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। मान्यता यह भी है कि गुरु नानक देव जी ने भी कुछ दिन रुककर यहाँ ध्यान किया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के चीन दौरे के साथ जो 17 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच
23वें विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे और यहीं पर दोनों देशों के बीच 6 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। क्या है वो सहमति? पहली सहमति यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसका ग्रीन सिग्नल अब चीन से भी मिल गया है। दूसरी सहमति बनी है नाथुला सीमा व्यापार को विस्तार देने पर। तीसरी बड़ी बात यह है कि दोनों देश मिलकर सीमा पार नदी सहयोग को मजबूत करेंगे। चौथा पॉइंट, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बात बन गई है। सीमा विवाद को सुलझाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत भी किया जाएगा और कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। अब देखिए कि कैलाश समझौते के बाद भी चीन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता और पेंटागन से आई सबसे नई रिपोर्ट में चीन की कौन सी साजिश का खुलासा हुआ है। 102号目标方向向左。 चीन की नीयत में खोट है, क्योंकि एक तरफ चीन और भारत के बीच 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करने का फैसला हुआ है, तो दूसरी तरफ एलएसी के पास चीन के खतरनाक मंसूबों का खुलासा करने वाली रिपोर्ट सामने आई। अमेरिकी रक्षा विभाग की पेंटागन 2024 रिपोर्ट में चीन की सीमा पर की गई तैयारी को लेकर खुलासे किए गए हैं। चीन लगातार सीमा पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। पेंटागन ने भी चीन के खतरनाक एटमी षड्यंत्र का खुलासा किया है। चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर तेजी से ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन को लेकर कई खुलासे किए गए। पहला खुलासा ये कि एलएसी पर चीन का बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है। दूसरा खुलासा कि पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत चीन ने नई सैन्य इकाइयों की तैनाती की है। तीसरा खुलासा कि चीन अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का विकास कर रहा है। चौथा खुलासा यह कि चीन ने एलएसी के पास सटीकता से लक्ष्य भेदने वाली नई आर्टिलरी यूनिट्स लगा दी हैं। और पांचवा खुलासा, तिब्बत और शिनजियांग में चीन की सेना अपने ड्रोन बेस का विस्तार कर रही है। मतलब साफ है, विस्तारवादी चीन किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की नई रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि एलएसी पर निगरानी के लिए चीन ने सैटेलाइट इस्तेमाल बढ़ा दिया है और एलएसी की निगरानी के लिए बनाई पश्चिमी थिएटर कमांड में सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी। पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की परमाणु साजिश का भी खुलासा हुआ है। पेंटागन की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अकेले पिछले साल ही 100 परमाणु हथियार बनाए हैं, यानी अब उसके पास कुल 600 परमाणु हथियार हैं। अगर चीन इसी रफ्तार से परमाणु हथियार बनाता रहा तो 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु हथियार होंगे। चीन की वायुसेना को लेकर भी इस रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी वायुसेना की टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड में भी सुधार करने पर जोर दे रहा है। उसका फोकस है कि वो अमेरिकी मानकों के बराबर ही अपनी वायुसेना को तकनीक से लैस करे। इतना ही नहीं, चीन अपने ड्रोन्स को भी आधुनिक बनाने में जुटा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने ड्रोन्स की तादाद को भी बढ़ा रहा है। चीन ने भारत और चीन की सीमा के पास ट्रेन नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब चीन यहां बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन बीते कुछ समय से अपनी सेना को और अधिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटा है। उनमें से कई की तैनाती उसने भारत के बॉर्डर के नजदीक की है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी है कि चीन ने एलएसी के पास बड़े पैमाने पर बॉर्डर डिफेंस विलेज बसाने का काम शुरू किया है। चीन करीब 600 से ज्यादा इस तरह के गांव एलएसी के पास तैयार कर चुका है। चीन ने एलएसी के पास जितने भी गांव अब तक बसाए हैं उनमें से ज्यादातर खाली हैं, यानी उनमें कोई नहीं रहता, इसलिए उन्हें घोस्ट विलेज भी कहा जाता है।
लेकिन भविष्य में किसी भी जंग के दौरान वो अपनी सेना को वहां जरूर टिका सकता है। एलएसी के पास इस निर्माण कार्य से चीन की दोहरी नीति एक बार फिर सामने आई। चीन इस आधार पर कह सकता है कि वो केवल नागरिक सुविधाएं विकसित कर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सैन्य इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया जा रहा है। यानी चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कैलाश समझौते के बाद भी सतर्कता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मिस्र से, जहां शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, वैसे हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के बिछड़े दो भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे तो उन दोनों ने इस तरीके से जताने की कोशिश की थी कि न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कैसा प्रेम था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मोहम्मद यूनुस भी शायद बच्चे रहे होंगे जब उन्हें पता था कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने कितनी जैसे अत्याचार किए थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस चूंकि इसी एजेंडे पर चल रहे हैं जहाँ पर वो अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाह रहे हैं और भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के तहत जब इजिप्ट में D8 सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस वहाँ पहुंचे, वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को न केवल वो गले मिले या फिर ये डिसाइड किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, बल्कि शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। और फिर अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फरवरी में ही बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसी दोस्ती शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में एकदम असंभव सी दिखती थी, लेकिन अभी भारत को चिढ़ाने के नाम पर बांग्लादेश ये सब करने में आमदा है और इसी के तहत ये मुलाकात इजिप्ट में हुई है। मनीष, ये बताइए, जब हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की 1971 के बाद के वो मुद्दे जो कि बांग्लादेश के लिए गले की फांस बने हुए थे, कौन से हैं वो मुद्दे जिनमें वो सहमति की अब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए, मुख्य तौर पर बांग्लादेश की ये डिमांड रही है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर अपने उन कुकृत्यों के लिए माफी मांगे कि किस तरह से 1971 के समय बंगाली लोगों के लिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की सेना ने किस तरह से नरसंहार किया था। तो बांग्लादेश की दो मुख्य डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, और दूसरी बात पाकिस्तान इस बात को एडमिट करे कि ये जेनोसाइड था, ये नरसंहार था। और क्योंकि एक बड़ी आबादी बांग्लादेश में आज भी उन बातों को भूल नहीं सकती है। जो भी व्यक्ति 6 दशक से ज्यादा उम्र दराज हैं उन सबको वो सब कुछ याद है, बल्कि याद तो मोहम्मद यूनुस को भी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस सुविधाजनक तरीके से उसे भूल गए हैं। लेकिन वो कहना दरअसल शहबाज शरीफ को यही चाह रहे थे कि बस दिखावे के लिए आप एक बार माफी मांग लीजिए और उसके बाद तो बस बांग्लादेश आपके कदमों में ही बिछा रहेगा। तो उस तरह के मैसेज के साथ मोहम्मद यूनुस ने दरअसल शहबाज शरीफ को ये कहा है, और शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है वो देखेंगे। आप सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या ऑफर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को कहा गया कि हम आपके चीनी मिलों को जो है सो चलाने में मदद करेंगे। तो मतलब जो पाकिस्तान अपने घर में आटा दाल चीनी नहीं दे पा रहा, वो बांग्लादेश को चीनी मिल चलाने के लिए मदद करेगा। तो इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं इन सब कल। और जो तीसरी बात सबसे अहम है कि पाकिस्तान के उकसावे पर अब ये तय हुआ है जल्द ही सार्क की बैठक बुलाई जाए और बांग्लादेश सार्क का जल्दी ही बैठक आयोजित करने की कोशिश करेगा। और उन्हें ये पता है कि उसमें भारत की आपत्ति जो भी होगी उसे हम नजरअंदाज करेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान चीन के आगे हाथ फैला करके बैठा हुआ है वो बांग्लादेश की चीनी मिल चलाने की ऐसे ऑफर उनको दे रहा है। सारी जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।